थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि आप अपनी क्लास में बैठे हो और क्लास के बाकी बच्चे आपके ऊपर एक के बाद एक जोक मारते जा रहे हैं और ये साइकिल पिछले कई सालों से हर साल हर क्लास में रिपीट होती आ रही है, लेकिन फिर भी आपके पास इसको सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। काफी हर्ट होंगे आप इस बात से और हो सकता है ऐसे इंसिडेंट से आपके मन में अपनी क्लास के बच्चों के लिए नफरत पैदा हो जाए, जो कि काफी कॉमन बात होगी। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो उसका भी यही रिएक्शन होता। अब इस पूरे सिनेरियो को क्लासरूम से बाहर निकालकर हम इसे एज ए कंट्री और एज ए सोसाइटी के साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इस पूरे भारत की क्लासरूम में भी एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ कई सालों से यही बुलिंग चल रही है। उसके ऊपर जोक्स बनते जा रहे हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स की बात हो, मूवीज की बात हो, सोशल मीडिया हो। इस स्टूडेंट के ऊपर बने जोक्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हम जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिख कम्युनिटी। सिख एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने मुगल से लेकर ब्रिटिशर्स तक सबके साथ बहुत ही बहादुरी से संघर्ष किया, जिन्होंने अपने सर कटवा दिए, अपने बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उनकी ब्रेवरी हमें बैटल ऑफ सारागढ़ी की कहानी से पता चलती है, जिसमें 10,000 अफगान पठान से सिर्फ 21 सिख सैनिक मरते दम तक लड़ते रहे, लेकिन अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटे। जब भारत को आजादी मिली तब भी पार्टीशन से सबसे ज्यादा नुकसान सिख कम्युनिटी का हुआ और आज भी सिख कम्युनिटी को उनकी सेल्फलेस सर्विस और सिख गुरु की टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है। लेकिन जब टीवी सीरियल्स या मूवीज के जरिए किसी सिख कैरेक्टर को दिखाया जाता है तो उसमें उसे ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक बहुत ही लो सेंस की बात करता है और दूसरा वो हमेशा खाने की बात करता है। ओ सतार भाई बोलना, मेरा भाई तो सतार ओ दिल है दिलदार बोलना। ओ मेरी मक्के की रोटी, ओ मेरा सरसों दा साग, ओ मेरी तंदूरी चिकन। खाने में भी हमेशा उसकी चॉइस आलू का समोसा, पराठा और लस्सी तक ही लिमिटेड रह जाती है। मतलब खाने पीने के अलावा उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसे दुनिया की कोई समझ है। बाकी अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर या कभी ना कभी संता बनता वाले जोक्स भी आए होंगे, जिसमें दो सरदार की कॉन्वर्सेशन को जोक बना के दिखाया जाता है। बल्कि इनकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है और हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी ये जोक्स खुलेआम पब्लिश होते हैं। और इस लिस्ट में सिख अकेले नहीं है जिनके ऊपर ऐसे जोक्स बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज्यादा जोक्स उनके ऊपर ही बनाए गए, लेकिन आप इस चीज के बारे में कभी बारीकी से जानने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि इनके साथ इस लिस्ट में पारसी, नॉर्थ ईस्टर्न लोग, बंगाली लोग, सदर्न भारत के लोग, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज शामिल हैं जिनके ऊपर स्टीरियोटाइप कर करके इनको जोक्स बना के रख दिया है। और राजू भाई, फॉरनर्स आ रहे हैं दुकान पे आजकल। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड इन चाइना? चाइना वेरी गुड कंट्री सर। और ये स्टीरियोटाइप्स इतने डैमेजिंग होते हैं कि अगर आप इन कम्युनिटी में किसी इंसान से कभी ना मिले हो तो आपके दिमाग में वैसी इमेज बनी रहती है कि इस कम्युनिटी के तो सारे लोग ऐसे होंगे। It's about our looks, the way we look. People, especially from the mainland Indias, they say that we look like Chinese. They're scared of us because they still believe that we are headhunters. जब आप रियल लाइफ में मिलते हो तब आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये तो काफी अलग होते हैं, ये मैं बचपन से क्या सोचते हुआ आ रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि इन रॉन्ग स्टीरियोटाइप से किसी के लिए सिर्फ गलत इमेज नहीं बनती, बल्कि एज ए सोसाइटी हमको बहुत बड़े नुकसान देने का काम करती है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टॉपिक पर डिटेल में बात की जाए और ओरिजिन के साथ साथ इसके इम्पैक्ट को भी देखा जाए। आइए देखते हैं। देखो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर बने हुए जोक्स लंबे टाइम से बड़े नॉर्मलाइज थे और किसी ने इसके ऊपर ज्यादा कभी सोचा नहीं कि ये कितने हर्टफुल भी हो सकते हैं। लेकिन साल 2015 में जब एडवोकेट हरविंदर चौधरी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने एक साथ मिलकर सरदार पर बनने वाले जोक्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी तो इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट में काफी सीरियस डिबेट हुई, जिसमें पिटिशनर ने कहा कि उनको जोक सुनना और सुनाना तो पसंद है, लेकिन खुद जोक्स बनना पसंद नहीं है। सरदार पर बन रहे जोक्स के साथ साथ पिटिशनर ने बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों पर बन रहे जोक्स की भी बात करी। लेकिन बहुत सी कंडीशन और कोई स्पेसिफिक मोरल गाइडेंस को इंपोज ना कर सकने की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इन जोक्स पर कोई बैन नहीं लगाया। पर इस इंसिडेंट से ये काफी हद तक क्लियर हो गया था कि ये चीजें कहीं ना कहीं उनको हर्ट फील करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सरदार पर बनने वाले ये सारे जोक्स की हिस्ट्री काफी लंबी है। संता बंता के कैरेक्टर्स की ओरिजिन के पीछे एक और डार्क पास्ट है। पीएम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन करने वाले दो सरदार बॉडीगार्ड्स के नाम थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इस असैसिनेशन के बाद पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ, लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं। इसके बाद पूरे सिख कम्युनिटी के ऊपर बुरे बुरे जोक्स लिखने के लिए संता बंता वेबसाइट बनाई गई जो इन्हीं कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी और ये सारा कुछ एक सोची समझी साजिश का प्लान था। इसके अलावा सिखों के ऊपर जब जोक्स किए जाते हैं तो 12 बजने वाली बात को बहुत पॉपुलर किया गया था। खासकर ये तब होता है जब कुछ लोग एक ग्रुप में होते हैं और उनके साथ कोई सरदार दोस्त बैठा होता है या क्लासरूम में कोई होता है तो उससे पूछते हैं कि 12 बज गए, 12 बज गए, 12 बज गए और लोग बेवकूफों की तरह हंसने लग जाते हैं।
ख्याल लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने। 12 बज गए हैं सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। लेकिन ये बिना जाने कि ये कम्युनिटी के लिए कितना शेमफुल हो सकता है। अगर आपको 12 बजे की कहानी पता चल जाए तो शायद आप आगे ऐसा कोई भी जोक्स करने के बारे में 2 बार सोचोगे। इससे जुड़ी कहानी बताती कि अहमद शाह अब्दाली बहुत सी हिंदू लड़कियों को उनके घर से उठाकर ले जाता था और अफगानिस्तान की सिटी गजनी में बेच देता था। ऐसे में अब्दाली के इन कारनामों से बचने के लिए लोगों ने सिखों की मदद मांगनी शुरू करी और उन्होंने मदद करनी भी शुरू करी। कहते हैं उस टाइम पर एक सिख जनरल बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया थे जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। उन्होंने एक स्पेशल मिशन के जरिए आधी रात को अब्दाली के कैरमा पर अटैक करना शुरू करा। लगभग 2200 लड़कियां और औरतें वहां से बचाई और इस अटैक के बाद बाबा जस्सा सिंह ने आधी रात को अपने मिशन करने शुरू कर दिए। इससे मुगल्स में लूटपाट करने वाले लोगों में ये डर पैदा हो गया कि आधी रात होते ही सिख वॉरियर्स का मूड चेंज हो जाता है और वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और वहीं से आधी रात की कहानी या 12 बजे वाली जोक्स शुरू हुए, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है। ये तो ब्रेवरी की कहानी होनी चाहिए थी जिसको इन्होंने जोक्स में कन्वर्ट करके रख दिया। अब ये तो हुई सिख कम्युनिटी की बात। जब हम बाकी कम्युनिटी पर भी बनने वाले जोक्स के ऊपर जाते हैं तो उसमें भी यही चीज रिपीट होती दिखती है कि कई सारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को स्टैब्लिश किया गया है और उनके बैकग्राउंड, कल्चर, फूड हैबिट्स, उनके बॉडी टाइप या उनकी कम्युनिटी से जुड़ी हुई कुछ कहानियों से निकाल कर एक अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हरविंदर सिंह जी ने अपनी पिटीशन में बिहार के लोगों पर बनने वाले जोक्स की बात कही तो उसमें इसी बात को हाईलाइट किया जा रहा था कि बिहार के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में काम करने के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें कई बार ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है। सदर्न स्टेट तमिलनाडु में हुए इंसिडेंट इसके फ्रेश एग्जांपल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप देखो या महाराष्ट्र के अंदर देखो, बिहारियों के साथ कई बार वायलेंस के इंसिडेंट सामने आए। बिहार के लोगों के लिए लोग अक्सर इस बात को बोलते हुए नजर आते हैं कि मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं ये लोग, लेकिन उनके इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड को समझे बिना ये कहना कितना सही है। और वो जो भी कर रहे हैं वो अपने देश में रह के कर रहे हैं, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन बिहारी वर्ड के साथ ऐसे स्टीरियोटाइप जोड़ दिए गए हैं कि बिहार से आने वाले लोग भी खुद को बिहारी कह के इंट्रोड्यूस करने में बचने लगे हैं। बिहारी उनके लिए एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक गाली जैसा शब्द बन गया है और ये पूरे देश के लिए काफी शर्म की बात है। वही बंगाल के लोगों को काला जादू करने के नाम पर मजाक बनाया जाता है कि भाई तू तो बंगाली है, तुझे तो काला जादू आता होगा, जबकि पारसी लोगों को एक नंबर का कंजूस दिखाया जाता है। कई बार फिल्मों में भी आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब किसी कैरेक्टर को पारसी दिखाया जाता है तो पहले उसके एक्सेंट को अलग दिखाएंगे और उसके बाद उसके कैरेक्टर में कंजूसी जरूर दिखाते हैं। बाकी जो भारत के सदर्न स्टेट से लोग आते हैं उनका मजाक उनकी लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन को लेकर बनाया जाता है। लेकिन सिखों के बाद अगर किसी कम्युनिटी को सबसे मास लेवल पर इनसेंसिटिव वे में टारगेट किया जाता है तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आने वाले लोग। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भारत के ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि नागालैंड भी भारत का हिस्सा है या अरुणाचल प्रदेश भारत के मैप में कहां पर पड़ता है। और बाकी की प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको लेकर बनाए गए स्टीरियोटाइप्स। उनकी फेशियल टाइप को लेकर कई बारी लोग उन्हें चिंकी चिंकी चाइनीज बोल देते हैं। कोविड पैंडेमिक के टाइम पर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को ये कहा जाता था कि तुम वायरस हो। इसके अलावा उनके नाम को लेकर, फूड हैबिट्स को लेकर, कल्चर को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्शियल बातें खुलेआम बोली जाती हैं। और ये बात खुद नागालैंड के बीजेपी के एमपी तेमजिंग इम्मा अलोंग ने इसी बात को लेकर कहा था कि वो पहली बार एमपी चुनकर दिल्ली आए तो लोग उनसे अजीब सवाल पूछ रहे थे कि वो इंसान को मारकर खाते हैं क्या, नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा लगता है क्या। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या। और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। ये कितनी अजीब सी और शेमफुल बात है कि एज अ कंट्री हम इतना प्राउड फील करते हैं भारत के ऊपर और भारत में ही रहने वाले लोगों के साथ इस लेवल पे हम इग्नोरेंस दिखाते हैं। मतलब ये जो लोग सवाल पूछ रहे थे ने नागालैंड के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी को लेकर इतनी बड़ी कहावत चलती है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में पानी। मतलब 1 कोस दूरी तय करने पर आपको पानी का टेस्ट चेंज होता दिखाई देगा और 4 कोस अगर आप चल लिए तो लोगों की जबान बदल जाती है। इतनी डाइवर्सिटी में जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो भैया हमारे देश की डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड भी तो करना चाहिए। अब इन सारी चीजों को हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं और हमें इसकी आदत सी हो गई है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम किसी भी पर्टिकुलर आदमी के साथ उसको लैंग्वेज, फूड हैबिट, बॉडी टाइप, वर्क कल्चर या फिर काला जादू और 12 बजे वाली नॉनसेंस बात लेकर अगर जोक करेंगे तो इससे हम उसको इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तू हमसे अलग है, हमारे जैसा नहीं है। जबकि ये बात लगातार बड़े स्केल पर होती आती है तो इससे सेपरेशन जैसी सिचुएशन पैदा होती है, कम्युनिटीज में डिवाइड पैदा होता है। जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी पर आप जोक्स बना रहे होंगे वो भी आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, वो भी आपकी लैंग्वेज, आपके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन को भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन इस बात को बिना समझे बॉलीवुड में बैठे हुए कुछ पागल लोग लगातार मूवीज और टीवी शोज के जरिए इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक चीप लाफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन ओवरऑल यूनिटी इन द कंट्री। और ये जोक्स कोई छोटी या हंसी मजाक की बात नहीं है, ये काफी सीरियस सिचुएशन है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले हैं और उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी तरह की डिवाइसिव चीजों से ही निकल के आता है। इससे हमारी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी वाले एस्पेक्ट को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचता है। एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हमारे स्ट्रक्चर को ये चीजें वीक करती हैं। बाकी आखिर में मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। जिन कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा जोक्स और फनी कैरेक्टर्स हमारी फिल्म्स और टीवी सीरियल में दिखाए जा रहे हैं, उसी कम्युनिटी के किसी एक आदमी ने देश के अंदर पहला 5 स्टार होटल और पहले स्टील की फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। उनकी फैमिली ने ही भारत को टाटा ब्रांड दिया है। जिस कम्युनिटी पर आप 12 बजे के जोक करते हो, उसी से आते हैं भारत के फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस कम्युनिटी पर आप जोक करते हो, वहीं से मैरी कॉम और हिमा दास जैसे गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट आते हैं। ऐसी ही कम्युनिटीज से भारत की कोविड वैक्सीन देने वाले साइरस पूनावाला भी आते हैं। भारत की सबसे पुरानी और सबसे ब्रेव रेजिमेंट में से एक सिख रेजिमेंट है। इसके अलावा भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते थे। और जिस कम्युनिटी पर आप काला जादू कह के मजाक उड़ाते हो, वहां से नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर आए, सुभाष चंद्र बोस आए, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी आए। तो एक बार अगली बार जब इस तरह का जोक करने का मन करे तो इन सारी बातों को दिमाग में सोच के देखना।